रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर एक्चुअली में क्या होता है ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, अगर मैं रियल नंबर को कैटेगराइज करूं तो यहाँ पे दो कैटेगराइज आपको मिलते हैं, एक तो मिलता है रेशनल नंबर और एक मिल जाता है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो ये हमें सीखना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे सिलेबस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है, अगर हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की तो क्या बोलेंगे, पी अपॉन क्यू का फॉर्म में हो। ठीक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो और पी और क्यू बोथ आर इंटीजर। अगर आप और भी एक्सप्लेन करना चाहते हो इसमें तो आप ये भी बोल सकते हो कि एचसीएफ पी एंड क्यू का वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपके मन में फिर एक जवाब आएगा कि सर क्या 6/4 क्या हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि सिंप्लीफाइड नहीं है ना। इसको सिंप्लीफाइड करो, जैसे सिंप्लीफाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2, राइट। और 3/2 का मतलब क्या हुआ कि 3 और 2 का अगर हम एचसीएफ काउंट करें तो कितना आएगा वैल्यू 1। तो देखो गया रेशनल नंबर में, कोई नहीं गया, गया। अब ये एक्चुअली में क्या होते हैं कि जैसे 3/2 ले लिया हमने या फिर हमने ले लिया 12/8 ले लिया हमने, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सब इक्विवेलेंट हैं। तो चाहे हम 3/2 बोलते हैं, चाहे 6/4 बोलते हैं, चाहे 12/8 बोलते हैं, रहते तो सारे इक्विवेलेंट है ना। नहीं इसमें क्या बात आ गई। तो ये फॉर्म बोलना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हम डिफाइन करेंगे कि रेशनल नंबर है या नहीं, ठीक है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट टास्क हो जाएगा। यानी जब भी हमें प्रूव करना है कि दिस इज ऑल रेशनल नंबर और नॉट, है ना, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि रेशनल नंबर है या नहीं, एक तरीका तो होना चाहिए ना। तो रेशनल नंबर का जो सही डेफिनेशन है एग्जैक्टली जिसमें आप पूरी तरीके से कंक्लूजन के साथ बता सकते हैं, वो यही है कि पी अपॉन क्यू होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और पी क्यू और बोथ आर इंटीजर। इतना बताने के बाद ये भी बता दोगे तो और भी इंटरेस्ट आ जाता है किसमें, डेफिनेशन में, क्या कि एचसीएफ ऑफ किसका, पी एंड क्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर इसका एचसीएफ 1 हो जाए तो भी कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो, P अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, P और क्यू बोथ आर इंटीजर होना चाहिए और इन दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ में आया, समझ में आया भाई। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो मैं इसको रेशनल नंबर बोलूँगा सिंपल। और अगर इसमें ये इनमें से कोई कंडीशन फेल हो जाती है तो जान लो कि रेशनल नंबर फिर नहीं होगा। ठीक है, अब बोलोगे सर ये रेशनल नंबर है या नहीं, तो बिल्कुल ये रेशनल नंबर है, बिकॉज इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो हमारा क्या जाएगा 3/2, तो कंडीशन लास्ट में सेटिस्फाइड हो ही जाएगी, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है, ठीक है। अगर हम ये नहीं बताते हैं तो क्या सही है कि गलत है, तो भी सही है डेफिनेशन, तो भी डेफिनेशन क्या है, सही है। वो बताने का मतलब क्या हुआ, हमने बताया सारे रेशनल नंबर यूनिक होते हैं। अगर हम 6/8 लिख दिए और 3/2 लिख दिए तो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट हो जाते हैं, और जैसे हम वो लगा देते हैं तो सारे सारे रेशनल नंबर सब डिस्टिंक्ट होते हैं। क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट, कोई एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ हटा देते हैं हम कि एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इक्वल टू 1, तो फिर यहाँ पे जो वैल्यू नंबर्स आते हैं ना वो इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं दूसरे के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर हम वो डाल देंगे डेफिनेशन में तो उसका मतलब हुआ कि जितने भी रेशनल नंबर अपने होंगे सारे के सारे कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, सब अलग अलग होंगे। समझ पा रहे हो। तो डेफिनेशन में वो इंक्लूड करना एक अपने आप में फैक्ट होता है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। वो क्यों करेंगे, जब हम लोग प्रूव करेंगे ना दिस इज नॉट रेशनल एंड दिस इज रेशनल, अगर ये मुझे प्रूव करना होगा तो कैसे प्रूव करोगे, इसी ख्याल से प्रूव करेंगे, है ना। समझ में आ रहे बेटा, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज इरेशनल नंबर। अब जाहिर सी बात है जो रेशनल नहीं है वही क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो इरेशनल में अगर हमें बताना पड़ जाए तो हम बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि नॉट रेशनल नंबर, जो रेशनल नहीं है वही हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, बस इतना बताना है तुम्हें। पहला कॉन्सेप्ट बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें इसका, ठीक है, तो डेसिमल में हमारे पास ये दो टाइप हो जाता है।
कौन कौन सा हो जाता है? एक हो जाता है टर्मिनेटिंग और एक हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो भी दो टाइप का हो जाता है यहाँ पे। कौन कौन सा? एंड रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। समझ पा रहे हो? अब इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं ये क्या मतलब हुआ। जैसे हमने कोई भी नंबर उठाया, अपना कोई भी रियल नंबर उठाएंगे और डेसिमल फॉर्म में उसको लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? डेसिमल फॉर्म में। चाहे वो इसमें एग्जांपल हो √2 हो, √3 हो, √7 हो, ठीक है, एंड पाई हो, एंड ए हो, एक्सेट्रा। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। आप इनका भी डेसिमल फॉर्म लिख सकते हैं, और चाहे इनमें से हो 1/2, 3/2, है ना, 4/7 समथिंग एल्स, इनमें से किसी को भी अगर हम चाहें तो डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल। तो वो कैसे पता करेंगे वो समझते हैं। जब भी हम किसी भी रियल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे दो कंडीशन आती है। ये तो वो टर्मिनेट हो जाती है पूरी तरीके से, वो तो टर्मिनेट नहीं होती। अब कैसे पता चलेगा टर्मिनेट हो गई और ये टर्मिनेट नहीं हुई, है ना? कोई भी रेशनल नंबर हम यहाँ से उठाते हैं, मान लीजिए हमने उठाया 1/, यहाँ पे मान लो 2 उठा लिया, एक हमने उठा लिया 1/6 उठा लिया, एक हमने उठा लिया ये 5/6 उठा लो। ठीक है, यहाँ पे एक उठा लिया हमने 7/, यहाँ पे 8 उठा लिया, इस टाइप से। ठीक है, हमने कुछ नंबर्स उठाए और सिंपली हमने इसमें डिवाइड करना स्टार्ट किया। जब मैंने डिवाइड करना स्टार्ट किया 2 से 1 में, तो क्या है बेटा अपने पास? 2 5 जा 10, और ये सिंपली हमारा डिवाइड हो गया। ठीक है, जब हमने इसमें डिवाइड करना स्टार्ट किया, 6 से डिवाइड किया हमने 5 में, तो क्या हो जाएगा बेटा? 0.6 8 जा, ठीक है, 0, कितने बार जाएगा? 6 जाए 18, 2, फिर 3 जाए 18, है ना, फिर 2 एंड सो ऑन। इस तरह चलता चला जाएगा मामला। बस समझ आ रही है? फिर आपने इसको डिवाइड किया तो 7/8 को डिवाइड किया। जब हम इसमें डिवाइड करना स्टार्ट किए 8 से, तो हमने क्या देखा? 0.70 हो गया। कितने टाइम जाएगा? 6 आ गया, 8 7 जा 56, और ठीक है। इन तीनों डिवाइड में आप एक चीज़ अनुभव कर पा रहे हो क्या हो रहा है इसमें? अगर हम इसके डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास ये क्या था? हमारे पास था 1/2, एक हमारे पास था कितना? 5/6, एक हमारे पास कितना था? 7/8। अगर इसके डिनोमिनेटर में देखें तो 2 × 1, इसके डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास क्या हुआ? 3 × 2, और इसके डिनोमिनेटर में देखें तो 2⁵. समझ पा रहे हो? अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि 7/25, 7/25, जरा इसका लो और इसको करके देखो डिवाइड। ठीक है, 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया? 0.28, है ना। एक और एग्जांपल। अच्छा, एक चीज़ आप देख पा रहे हो कि जब हम डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि 2 या 5 या 2 और 5 भी अगर एक साथ में आ जाएं, अगर ये आ रहे हैं तो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब हुआ आपका एग्जैक्टली आंसर आ पा रहा है ना। अगर आप इनके अलावा देखोगे, जैसे फैक्टर में अपने पास 3 आ जाए या 7 आ जाए, इस टाइप का कोई आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो आप देख रहे हो पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो नॉन टर्मिनेट की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि जिसके डिनोमिनेटर में 2m × 5n का फॉर्म मिल जाए, जिसके डिनोमिनेटर में 2m × 5n का फॉर्म मिल जाए, वो पूरी तरीके से क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ऐसा क्यों? टर्मिनेटिंग इसलिए होगा कि अगर हम चाहें तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी पावर में? 10 की पावर में। और 10 की पावर में जो वैल्यू कन्वर्ट की जा सके वो सीधे टर्मिनेट हो जाती है।
और जो वैल्यू 10 की पावर में कन्वर्ट ना की जा सके वो टर्मिनेट नहीं हो पाती, कभी नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे हम इसको देखें फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास 25 मतलब हुआ 5 पावर 2, 25 मतलब क्या हुआ 5 पावर 2। और अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो 10 होने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 10 होगा। इसका मतलब हमें किसकी जरूरत है, 2 की पावर 2 की जरूरत है। जैसे हमने बेटा इसमें 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ पे बन जाएगा 7 इंटू 2 टू जा 4 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 5 टू जा 10 का होल पावर 2। इसका मतलब हुआ कि 7 4 जा 28 अपॉन 20 कैंसिल, तो 2 डिजिट बाद क्या आएगा अपने पास पॉइंट, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 0.28। समझ पा रहे हो? तो हमने देखा कि पॉइंट में यानी कि जो एग्जैक्टली टर्मिनेट तभी होगा जब डिनोमिनेटर में क्या आ जाए 10 की पावर आ जाए, 10 की पावर आ जाए। अगर ये तो 10 की पावर सीधे मिल रही है तो अच्छी बात है, और नहीं मिल रही है तो बना सको तो भी अच्छी बात है, दो कंडीशन में। तो कब कब हम बना सकते हैं, तो ये तो अपने पास फैक्टर 2 की पावर में हो, ये तो 5 की पावर में हो, ये तो 2 और 5 की पावर में हो, तभी हम 10 बना सकते हैं बेस में, है ना, डिनोमिनेटर में। अदरवाइज हम लोग डिनोमिनेटर में भी हम लोग 10 की पावर बना नहीं सकते। और जिसके 10 की पावर नहीं बना सकते हैं, जैसे कि 6 वाले में देख लो, यहाँ पे 6 था ना 5/6, अब किसी भी हालत में तुम यहाँ पे पूरे डिनोमिनेटर को 10 की पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली अगर नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो तो समझ जाना कि ये वैल्यू नॉन टर्मिनेट की ओर जा रही है। ठीक है, बोलो समझ में नहीं आया? आ गया? तो किसी भी वैल्यू को टर्मिनेट करने के लिए उसका डिनोमिनेटर कैसा फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। बोलो क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? क्या बताया मैंने, किसी वैल्यू को यानी किसी भी रेशनल नंबर को अगर हमें टर्मिनेट में लिखना है तो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 पावर m के फॉर्म में डिनोमिनेटर होना चाहिए। क्लियर है नहीं? क्लियर है? ठीक है। नॉन टर्मिनेट क्या होता है, अब भाई जो टर्मिनेट नहीं हुआ यानी कि डिनोमिनेटर में इनके अलावा कोई और भी फैक्टर इंक्लूड हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेट कहलाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेट को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे डेसिमल जो हुए थे रिपीटेड भी हो गए थे, जैसे यहाँ से देखो 3 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 3 रिपीटेड है, 3 क्या है रिपीटेड, तो ये रिपीटेड के थ्रू चला गया। तो डेसिमल दो टाइप के हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग जो हो गया दो टाइप के हो गया। अब एक तो हो गया रिपीटेड जिसमें डेसिमल की वैल्यू एक पॉइंट पे आने के बाद वो रिपीट करने लगे अपने आप को, चाहे वो सिंगल डिजिट रिपीट करे, चाहे डबल डिजिट रिपीट करे, या फिर ट्रिपल। समझ पा रहे हो ना? हो सकता है कहीं पे कुछ ऐसा एग्जांपल आ जाए कि 0.82828282 ऐसे एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है 0.82, ये 8282 आपका रिपीट हो रहा है। समझ आ रही नहीं आ रही है? समझ आ रही नहीं आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये रिपीटेड है। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे हम कुछ ऐसा लिख देते बेटा 0.801 001 0001 00001, अब बताओ क्या ये रिपीट हो रहा है, बोलो, एंड सो ऑन ऐसे लग जाता, ये रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अब आपको लग रहा होगा सर 0101 तो आ रहा है, नहीं भाई साहब ध्यान से देखो, इसमें सिंगल 01 है, इसमें डबल 01 है, इसमें ट्रिपल 01 है, इसमें 4 टाइम्स 0 आया तब 1 आया। इसका मतलब ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, और ये वैल्यू अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको, नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग। और जो रिपीट कर दे उसको क्या बोलेंगे, रिकरिंग। तो रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग दो टाइप का आपका डेसिमल फॉर्म में हो गया, वो भी कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो दो टाइप होगा, एक हो जाएगा रिकरिंग, एक हो जाएगा नॉन रिकरिंग। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो सिंपली एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ और अनुभव करो, अगर हम रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में सुनना चाहें, रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में सुनना चाहें तो आप क्या बताएंगे कि कौन कौन से डेसिमल नंबर होते हैं जो कि रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ टर्मिनेटिंग आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या हो, रिकरिंग। तो इसका मतलब अगर मैं डेसिमल के फॉर्म में इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँ तो मेरे पास डेफिनेशन बन जाएगी कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग
विद रीअकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग के बगल में क्या लिखोगे आप ब्रैकेट में, रीअकरिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर वो रीअकरिंग भी नहीं होगा ना तो भी दिक्कत है, ठीक है। अगर वो रीअकरिंग होगा तो हम कहेंगे रीअकरिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है, रीअकरिंग है, और वो टर्मिनेटिंग है, अगर इनमें से कुछ भी है तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। अदरवाइज अगर वो नॉन रीअकरिंग चला गया तो क्या कहलाएगा, वो इरेशनल। तो इरेशनल में सीधी बात बोलेंगे हम, एक तो नॉट रेशनल हो गया था डेफिनेशन, ठीक है, और दूसरा डेफिनेशन ये हो सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड के साथ क्या होना चाहिए, विद नॉन रीअकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग विद नॉन रीअकरिंग, ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग विद रीअकरिंग, वो क्या होगा हमारा। अच्छा, रीअकरिंग ना समझ में आए तो रिपीटिंग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, रिपीटिंग, और ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। अभी हम एक्सरसाइज करवाएंगे तो आपको ये काम देगा, ठीक है। बाकी नंबर सिस्टम को और पढ़ाने की जरूरत है क्या, नंबर सिस्टम में मतलब नंबर के बारे में और बताने की जरूरत है क्या, क्यों, बता तो दिया ही था मैंने बीच में। हाँ क्या हुआ, हाँ वो तो है नहीं, वो तो पढ़ाएंगे भी नहीं हम। तो नंबर के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं कि इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, और क्या क्या करें, 10 बार तो बता ही चुके हैं, याद तो हो ही गया तुम लोग को ना। हाँ जी, एक बात कर लेते हैं, हमारे पास दो टर्म आते हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, एक तो आ जाता है एचसीएफ और एक आ जाता है एलसीएम। एक आ जाता है एचसीएफ और एक आ जाता है एलसीएम। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर एंड मल्टीपल। दो टर्म आ गए अपने पास, एक फैक्टर आ गया एंड एक मल्टीपल आ गया। बोलो अब इन दोनों टर्म को कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल। फैक्टर एंड मल्टीपल समझाइए, बताओ पीछे से। सतीश कोई बताना चाहेगा, अदनान, हाँ हीरो बताओ। फैक्टर होता है वो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, लेकिन जो मल्टीपल होता है वो किसी नंबर का मतलब गुणा चलता है, मतलब वो आता है। जैसे फैक्टर है, जैसे मान लीजिए 2 तो 2 किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है, मतलब अगर 8 बोले तो 8 मतलब 8 2 का मल्टीपल हो जाएगा, 8 जो होगा 2 का मल्टीपल हो जाएगा। फैक्टर मतलब गुणनखंड, मल्टीपल मतलब गुणा जाता है। कंफ्यूजन डाल दिया तुमने अपनी बातों में, दो बातें बोल दी हैं, है ना, कंफ्यूजन डाल दी अपनी बातों में ही। फैक्टर यानी कि हिंदी में इसको गुणनखंड बोलते हैं, है ना, फैक्टर मतलब गुणनखंड। अब ये जो तुम लोग बोल रहे हो कि गुणनखंड बोलते हैं और इसका मतलब होता है गुणज, तो वो एक्सप्लेन भी तुमने दो तरीके से इसमें कर दिया एक ही बात में। तुमने ये कह दिया कि फैक्टर का मतलब पहले होता है कि किसी से डिवाइड हो जाए, मतलब उससे डिवाइड वो हो जाए, पहले ये बोला। फिर बोल दिया कि जैसे कि एग्जाम्पल तुमने दिया, एग्जाम्पल में कुछ और बोल दिया आपने, ठीक है, मतलब अपनी बात का ही कॉन्ट्राडिक्शन दे दिया तुमने। मतलब मेरी बात समझ पा रहे हो ना, तुमने जो एग्जाम्पल दिया और जो तुमने बात बोली वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन है, उल्टा है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि 4 लिखा तो 4 के फैक्टर क्या हो सकता है, 2 × 2, और 4 के मल्टीपल क्या हो सकता है, 8, 16, समझ पा रहे हो ना, 12, ये होते हैं मल्टीपल। तो अगर हम 4 के फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ 2 × 2 आ गया, लेकिन अगर हम मल्टीपल की बात कर लेंगे तो क्या आ गया, 8, 4 तो ऑलरेडी 4 भी होगा ना, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, ये है इनके मल्टीपल, ये है इनके फैक्टर। फैक्टर मतलब हुआ ऐसे, अब प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो ऐसे प्राइम नंबर
जो इस नंबर को डिवाइड कर पाएँ। जब फैक्टर की बात करेंगे सिंपल, तो ऐसे वो सभी नंबर जो 4 को क्या कर पाएँ, कंप्लीटली डिवाइड कर पाएँ। जैसे कि 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है और 4 भी इसका फैक्टर है। समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो? तो ये होता है फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस। अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो प्राइम फैक्टर में केवल कौन आएगा यहाँ पे ना, 1 भी नहीं आएगा, 2 आएगा। अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो ओनली 2 आएगा, लेकिन अगर हम फैक्टर की बात करेंगे तो 1, 2 और 4 सभी आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो एचसीएफ बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो नंबर दिया गया है आप उसमें फैक्टर निकालो और जो हाईएस्ट जितना ज़्यादा मिल पाए उसको उठाओ और रख लो, वही आपका आंसर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है 12 एंड 30। अगर हम 12 के देखें तो 12 का अगर हम देखें तो प्राइम फैक्टर हमें करना है। क्या करना है हमें? प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर देखें क्या क्या हो जाएगा इसका, तो 2 इंटू करके दिखाऊं क्या, 12 का करूँ, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3, 30 कर लेते हैं एक बार। 30 का 15, 5 एंड 1 है ना, तो मेरे पास हो जाएगा इतना। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 5। एचसीएफ क्या बनता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो फैक्टर है इनमें से हाईएस्ट कितना मिल पा रहा है वो देखो, जैसे कि 2 और 2 ये मिल पा रहा है हाईएस्ट में, 3 और 3 मिल पा रहा है, और कोई मिल पा रहा है? इसमें है तो इसमें नहीं, इसमें है तो इसमें नहीं। इसका मतलब अपने पास हाईएस्ट में क्या मिला, 2 एंड 3, तो इसका अगर मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा, 6। ये तो फैक्टर का मतलब। ठीक है, फैक्टर के थ्रू हमने सीखा कि एचसीएफ हमारा कितना आएगा, 6। अगर इसी को बहुत लोग ऐसे भी देख लेते हैं कि अगर हम लिख दिए 2 की पावर 2 इंटू 3, इसको लिख दिए 2 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ पे इन दोनों में क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी मिल पा रही है। तो ज़्यादा इसमें 1 है, इसमें 2, तो ज़्यादा एक ही मिल पा रही है दोनों में, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में पावर एक ही मिल पा रही है, इसलिए दोनों की पावर 1 लिखा। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पावर मिल पा रही है, 1, तो वो लिखा। इसमें नहीं है पावर इसलिए कोई नहीं लिखा। नहीं सुनना है क्या बात आ गई? लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें मल्टीपल की तो वो अलग कहानी होने वाली है। अब मल्टीपल में हम कैसे करेंगे उसको समझते हैं। जैसे 12 के मल्टीपल क्या होते हैं, तो 12 होता है, एक क्या होता है, एक 24 हो गया, एक क्या हो गया 36 हो गया, एक क्या हो गया 48 हो गया, 60 हो गया, 72 हो गया, 84, 96, 108, 120। इतना ही लिख लो बहुत है, क्योंकि इसके आगे टेबल तुम्हें सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब 30 तो बहुत आसान है, 9 3 का टेबल लिख लो, एक जीरो लगा देंगे लास्ट में। चलो लिखो 3 हैं 6 है ना, आ जाइए 90 और 120 और 150, 120 मिल गया, बस बहुत है, बस करो बस करो बस। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या क्या मिल रहा है। 30 तो कहीं है नहीं अपने पास, 60 है, एक मिला, 120 है, 2 मिला, है ना, और भी मिलते हैं लेकिन मैं लिखा नहीं। ये हो गए कॉमन मल्टीपल, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल। लेकिन मुझे उठाना क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन सभी कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा होगा उस मल्टीपल को उठाना है। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 60, तो 60 इसका बन जाएगा एलसीएम। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ तरीका जो हम लोगों ने नाम से निकाला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो तुम्हें मन हो वो बोल सकते हो, है ना। अगर हम यहाँ देखेंगे तो आपको देखनी लार्जेस्ट पावर, क्या देखनी है, लार्जेस्ट पावर। जैसे यहाँ पे 5 पावर नहीं थी तो इसलिए 5 पावर क्या माना था मैंने, 0, इसलिए 5 पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी।
लीस्ट पावर देखी गई थी, लेकिन एलसीएम में लार्जेस्ट पावर देखेंगे आप। तो लार्जेस्ट पावर इन दोनों में कितना है? ऑफ कोर्स 2 की पावर 2 लिखेंगे। अगला 3 की पावर 1। अगला अब 0 और 1 में कौन लार्जेस्ट है? 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो अगर एक बार, क्या आएगा बताओ? समझ में आया? कुछ नहीं आया? तो ये चीजें हमें सिखाती हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। आ जाइए, एलसीएफ और एचसीएफ का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? जब कोई वर्ड प्रॉब्लम हमें दिया जाएगा तो उस वर्ड प्रॉब्लम में तुम कैसे पता लगाओगे कि ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये एचसीएफ बोल रहा है या एलसीएम बोल रहा है ना? कोई वर्ड प्रॉब्लम हमें दिया गया तो उस वर्ड प्रॉब्लम में तुम कैसे पता करोगे कि यहाँ पे एचसीएफ बोल रहा है या फिर एलसीएम बोल रहा है? बोलो। ऐसा हम क्या सोचें जिसके थ्रू मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे हाँ एचसीएफ बोल रहा है या फिर एलसीएम बोल रहा है? एकदम सिंपल सा सेंस है। अगर क्वेश्चन का एकदम एग्जैक्टली सेंस एक निकल रहा हो, ये सेंस निकल रहा हो कि हमें उस नंबर को बताना है, उस बड़े से बड़े नंबर को बताना है, ठीक है, जो इन दिए गए सभी नंबर से डिविजिबल हो जाए। समझना, पूरे क्वेश्चन को पढ़ो आप ध्यान से, और पढ़ने के बाद ये प्रयास करो, ये समझने की कोशिश करो कि क्या ये सेंस निकल रहा है क्या। मान लो कुछ नंबर आपको दिए गए इस तरह, ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि क्या ऐसा सेंस निकल रहा है क्या कि ऐसे नंबर की हमें तलाश है, ऐसे नंबर की हमें तलाश है जो इन सभी से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, या फिर एक ऐसे नंबर की तलाश है कि जो इन सभी को डिविजिबल कर दे। क्वेश्चन में बस 2 पॉइंट आपको देखने हैं, जो इन सभी से डिविजिबल हो जाए, उस लार्जेस्ट नंबर को निकालना है। बोलिए, बोल रहा है जो इन सभी से डिविजिबल हो जाए, सॉरी उस स्मॉलेस्ट नंबर को निकालने के लिए बोल रहा है जो इन सभी से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। मतलब उस छोटे से छोटे नंबर को निकालो जो इन सभी नंबर से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। अगर ये बोल रहा है तो समझ जाना क्या बोल रहा है, उस छोटे से छोटे नंबर को निकालो जो इन दिए गए सभी नंबर से डिविजिबल हो जाए, तो समझ जाना एलसीएम बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एलसीएम। उस छोटे से छोटे नंबर को बताइए जो इन दिए गए सभी नंबरों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो मल्टीपल की तो कहानी होती है, वो छोटा से छोटा नंबर उठा लो, 60 मिला था जो इन दोनों से डिविजिबल हो रहा था, है ना। तो ये एलसीएम की का तो कहानी होती है कि वो छोटा से छोटा नंबर बताओ जो दिए गए सभी नंबर से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ये एचसीएफ की कहानी है, सॉरी एलसीएम की। अगर हमें इसी में ये बताना हो जाए कि वो छोटा से छोटा नंबर बताओ, वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इनको डिविजिबल कर दे, सॉरी छोटा नहीं छोटा, बड़ा से बड़ा, वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जो इनको डिविजिबल कर दे। अगर वो बड़ा से बड़ा नंबर पूछे कि कोई लार्जेस्ट नंबर बताओ जो इनको डिविजिबल कर दे, तो समझ जाना लार्जेस्ट का मतलब यहाँ पे किससे हो रहा है, एचसीएफ से, और स्मॉलेस्ट का मतलब किससे हो रहा है। अब खाली स्मॉलेस्ट मत याद रखो, सेंस हमने बताया, डिविजिबल कर दे, डिविजिबल हो जाए, 2 सेंस हैं। एक में है कि डिविजिबल कर दे, एक में डिविजिबल हो जाए। एचसीएफ में डिविजिबल हो जाए और एलसीएम में डिविजिबल कर दे, ये इतना याद रखना। नहीं समझ में क्या बात? आगे क्या बोला मैंने कि एचसीएफ में डिविजिबल हो जाए और एलसीएम में डिविजिबल कर दे। समझ पा रहे ना, ये नंबर उसको डिविजिबल कर दे तो एलसीएम, और डिविजिबल हो जाए तो एचसीएफ। अरे बोलो, कहानी क्लियर नहीं क्लियर? तो जब भी आप लैंग्वेज पढ़ोगे प्रॉब्लम में तो आपको बस यही सेंस ध्यान देना है जो अभी मैंने बताया, ठीक है। तो आप तुरंत समझ जाओगे हाँ इसमें एलसीएफ है या फिर इसमें एचसीएफ है या फिर इसमें एलसीएम, आप आराम से समझ जाओगे, क्वेश्चन को अप्लाई कर लोगे, ठीक है। डिविजिबल करने में जो रिमाइंडर आता है, कंप्लीट डिविजिबल तभी माना जाएगा जो आपका डिवाइजर है, सॉरी जो कॉन्स्टेंट है, और एक होता है रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 और कॉन्स्टेंट एक इंटीजर हो जाए तो उसको कंप्लीट डिविजिबल माना जाता है। लेकिन अगर कुछ ना कुछ रिमाइंडर हो रहा है, सपोज कर लीजिए, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, अगर हमने मान लो इसमें डिवाइड कराया, 2 टाइम्स गया, आया 3 आ गया, ये क्या है, इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं, ये एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो नंबर है ना इतना एक्स्ट्रा है, मतलब 5 में जो डिविजिबल होने के लिए, 5 से डिविजिबल होने के लिए जो एक 3 नंबर आ रहा है यहाँ पर बच रहा है, शेष बच रहा है,
ये इतनी वैल्यू एक्स्ट्रा है। क्या है? एक्स्ट्रा। तो अगर मुझे इसको कंप्लीट डिविजिबल करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? इसमें माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। या फिर ऐड करने की बात करें तो कितना ऐड करना पड़ेगा? बोलो। अगर हमें इसको कंप्लीट डिविजिबल करना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 2। और अगर हमें इसको कंप्लीट डिविजिबल करना है सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 3। तो ये चीज तुम्हें सेंस लगाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मान लो कोई नंबर है, वो बोल रहा है कि मान लो यही नंबर था, हमें वो बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए जो इसमें डिवाइड करूं और रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली 1 2 3 आ जाए। तो समझ जाओ 1 2 3 रिमाइंडर आ रहा है, पहले रिमाइंडर को पहले क्या कर दो? माइनस। अब जो नंबर बचा वो उस नंबर से पक्का कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, वो भी बड़ा से बड़ा चाहिए तो एचसीएफ। तो रिमाइंडर माइनस करने के बाद तुरंत एचसीएफ निकाल दिया, काम खत्म। नहीं समझ आई बात? बोलो, आ गई? तो ये हो गई बेटा इसकी थ्योरी। अब इसी में हम लोग एक फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। क्या फॉर्मूले की बात कर लेते हैं? अपने पास दो नंबर थे, अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर दूं तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी एंड इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ये आपको याद रखना है। याद रखो ये जो फॉर्मूला होता है केवल और केवल 2 नंबर के लिए ही ट्रू है, 3 नंबर के लिए बिल्कुल मत लगा देना, नहीं तो बेटा आंसर मैच नहीं होगा। ठीक है, तो 2 नंबर जब दिए जाएंगे उसी के लिए आपका ये ट्रू होगा कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम दीज नंबर्स। बोलो, बात समझ में आया ना? ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है। कोई कंफ्यूजन किसी को तो बताओ, कोई कंफ्यूजन? सबको समझ में आ गया? तुम्हें आया बेटा? पक्का? ना आया पूछ लो। आ गया? चलो कुछ क्वेश्चन करा देता हूं। ये मुझसे मत बोलना कि सर प्राइम फैक्टर बता दो वो तो कर ही लोगे, लेकिन चलो हम फिर भी आपको बता देंगे। एक्सरसाइज कौन सी है? 1.2 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। पहला नंबर क्वेश्चन बोलो बेटा। 140 प्राइम फैक्टर में बनाना है। अब ये मुझे सिखाना ना पड़े तो बताओ। अच्छा 2 से पहले हम ही काटें, चलो बताते जाओ। अच्छा हम काटते जाएं। हाँ 2 से काटो। 70 35 7 1। क्या लिखें इसको बताओ? 2 की पावर 2 फिर 5 फिर 7। कर पाओगे? बैठो। सेकंड वाला कौन बताना चाहेगा भाई साहब? तुम बता दो। आर्यन बेटा तुम बता दो। 156। चलो 156 को जरा ब्रेक करो। 2 से काटेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 17, 2 8 जा 17, हाँ हाँ 16। फिर कितने से काटें? हमें यार ये तो बता दो जल्दी से। 2 से, ठीक है 2 से काटें। अब बताओ। सीधे 36 सही है तुम्हारा ये 36। फिर कितना होना चाहिए? अरे आराम से कर लो। 2 3 या 6 हुआ, 1 18 हुआ, 3 2 9 या 18 हुआ। काम करो, धीरे धीरे कर लो, क्या दिक्कत है? तुम तो सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ लेते हो। ठीक है ना? 3 से, हाँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। टेबल नहीं पढ़ना आ रहा है क्या? तो फिर 13 से, 13 1 जा 13। क्लियर हुआ? जरा लिखो। 2 की पावर 2 इंटू 4 मत बोलो भाई, फैक्टर करके इतनी मेहनत से फिर 4 बोले दे रहे हो। फैक्टर क्यों किया? फिर मल्टीप्लाई करना है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। प्राइम फैक्टर में लिखना है, कंपोजिट में नहीं लिखना है।
समझ पा रहे हो ना? हाँ ठीक है, बैठो। चलो अगला करोगे, मैं करके बताऊं अब? कर लोगे ना? ठीक है, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज में सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा पढ़ो। वेरी गुड वेरी गुड। जरा पहला नंबर क्वेश्चन बोलो। 26 एंड 91। चलिए जरा पहले एचसीएफ एलसीएम निकालने से पहले इसको मैं प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई थिंक सीधे कन्वर्ट हो जाएगा ना? क्या इसको ब्रेक करें? 26 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 13। और 91 को क्या लिखेंगे? ठीक है, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू कितना? 13, क्योंकि यही मिल रहा है इसमें। एलसीएम ऑफ 26 इंटू 19 कितना मिल रहा है? हाँ 182। 2 इंटू 7 इंटू 13 इज इक्वल टू 182। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई करो, तो वेरीफाई कर लेते हैं भाई साहब। वेरीफाई करना था, क्या था फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कि ए एंड बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ क्या था? ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो जरा प्रोडक्ट कर लेते हैं किसका किसका? 26 इंटू 91 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी। एचसीएफ कितना आया? 13 इंटू 182। 2336। इसका करो 2336। 23 अच्छा 66। पक्का ना? चलिए, तो ये आपका एग्जैक्टली आंसर हो, वेरीफाई भी हो गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया तो इसका मतलब वेरीफाई। ठीक है, तो ये वेरीफाइड भी है। एलसीएफ और एचसीएम की वैल्यू भी हमने देख लिया, सारी चीजें हमने क्लियर कर ली। अब मुझे बताओ डाउट, कोई दिक्कत आई इसमें? इसमें भी कोई डाउट हो बताओ। अरे बेटा पक्का समझ में आ गया? कर सकते हो अगर तुम्हें करने के लिए दिया जाएगा तो, एग्जैक्टली ऐसे ही। पक्का? ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 6 पावर n, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है कि कैन बी एंड विद द डिजिट 0। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कभी इसके पावर करते करते 0 से एंड हो जाए? ठीक है, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्यों नहीं है? पॉसिबल तो नहीं आपने बताया, लेकिन क्यों नहीं है? हाँ, यानी कि अगर मुझे 10 लाना है तो कम से कम 2 और 5 होना चाहिए, तभी रेंडमली अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0 लास्ट में आएगा। इसमें 2 और 5 नहीं है इसलिए 0 नहीं आएगा, ये रीजन। और कोई अपना रीजन खुद का बताना चाहेगा? एनीबॉडी? और कोई? ठीक है, तो गुड। ये भी बोल सकते हो कि अगर हम 6 का फैक्टर करते हैं सिंपली तो अपने पास आता है 2 एंड 3, ठीक है। और अगर हमें लास्ट में एंड में 0 बनाना है तो क्या होना जरूरी है फैक्टर में? 2 और 5 का होना जरूरी है, तभी किसी न किसी पावर में आपको 0 मिलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर 2 और 5 एक साथ नहीं है तो फिर आपको एंड में 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वेरी गुड, तो ये तो इजी है, इसमें बस थ्योरी लिखनी है और कुछ नहीं। 6 नंबर आपका क्या कह रहा है जरा बताइए। 6 नंबर, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू बोलो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 आ जाइए बेटा, और इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट क्यों है, प्राइम क्यों नहीं, ये मुझे बताना है। कंपोजिट और प्राइम में क्या डिफरेंस है भाई? जिसके 2 और मोर देन
टू मोर देन फैक्टर पॉसिबल हो जाए, वही क्या हो जाएगा कंपोजिट, अदरवाइज प्राइम। ठीक है, ओनली टू फैक्टर्स यानी कि प्राइम, टू मोर देन आ गया तो कंपोजिट। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो इन दोनों में कॉमन कितना है 13 इंटू, अगर हम देखेंगे क्या हो जाएगा 77 और +1। अब देखो एक तो 13 फैक्टर हो गया, एक 78 फैक्टर हो गया, और ये पूरा नंबर फैक्टर हो गया है ना, और एक 1 फैक्टर हो गया। तो 2 मोर देन है कि नहीं है फैक्टर है? अगर 2 मोर देन फैक्टर है तो मैं इसको क्या बोलूंगा कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर तो आपका कंपोजिट नंबर हो गया बेटा। कंपोजिट नंबर हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, इन दोनों में कॉमन कितना है 5, तो 5 इंटू क्या बचेगा अपने पास 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और +1। अगर आप इस नंबर में देखो तो एक तो 5 फैक्टर हो गया, एक तो ये नंबर जो आएगा वो फैक्टर हो गया, दो तो यही हो गए, 1 एक ऑलरेडी फैक्टर होता है इसका, 3 हो गए, और भी जरूरत है तो ले लेना फिलहाल अभी 2 मोर देन हो गया, और 2 मोर देन हो जाए तो हमने पहले क्या बोला वो क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नंबर हमारा क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? कोई डिस्कशन करना हो तो कर लो, कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब अपना चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है 7th नंबर। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड का, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक लड़का यहाँ से मान लो रन करना स्टार्ट करता है तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट लेता है? पहला 12 मिनट, ठीक है। एक दूसरा लड़का है, एक पहला लड़का है जो इस पूरे चक्कर को 12 मिनट में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, और एक दूसरा है जो इस पूरे चक्कर को 15 मिनट में कर सकता है, 18, चलो 18 हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि अगर ये दोनों सेम टाइम पर अगर यहाँ से रन करना स्टार्ट कर दें, मतलब कर रहे होंगे चक्कर लगा रहे होंगे, तो एक चक्कर के दौरान दोबारा एक कब, एक चक्कर के दौरान दोबारा एक कब आपस में मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। पढ़ के देखो क्या कह रहा है। अच्छा यही कह रहा है, हाँ क्या कह रहा है कितने मिनट बाद, जैसे मान लो एक साथ चक्कर लगाना स्टार्ट किए तो एक साथ दौड़े, तो उसने एक चक्कर अपना कंप्लीट कर लिया 12 मिनट में और दूसरा चक्कर कंप्लीट कर लिया 18 मिनट में। तो क्वेश्चन ये कह रहा होगा कि कितने मिनट बाद फिर से दोबारा मिलेंगे, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो तुम्हें डिसाइड करना है कितने मिनट। तो पहले तुम ये सोचो कि क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एचसीएफ या एलसीएम। हमें एक ऐसे, क्योंकि हम कवर कर रहे हैं तो मिनट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, तो हमें एक ऐसे टाइम की जरूरत है जो इनसे डिविजिबल हो जाएं, तो इसका मतलब एलसीएम में चले गए। अगर हमें एक ऐसे नंबर की जरूरत होती है जो इनको डिविजिबल कर दे, तो इसका मतलब एचसीएफ की जरूरत है। हमें एक ऐसे नंबर की जरूरत है जो उनके टेबल में आते हों, तो इसका मतलब हमें एलसीएम की जरूरत है जो दोनों टेबल में आते हों। तो एलसीएम बेटा निकाल लेंगे, इनका सिंपली आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 का तो क्या होगा बेटा, 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा, 2 9 जा एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा, ठीक है। तो 12 का मेरा क्या हो जाएगा बेटा 2 की पावर 2 इंटू 3, 18 का मेरा क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 3 की पावर 2, समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर मैं इनका एलसीएम निकाल दूं तो आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, समझ पा रहे हो। तो यहां से आपका बन जाएगा क्या, यहां से आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी 36 मिनट बाद ये दोनों फिर से आपस में मिलेंगे, राम जोहार करेंगे, गले मिलेंगे, उसके बाद फिर से दौड़ लगाएंगे। समझ में नहीं आएगी, ये है क्वेश्चन का मीनिंग। तो और कोई डाउट? कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज नहीं है? ओके, आगे आता है इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं।
1 पॉइंट कितने इजी लग रहे हो ना, छोटे छोटे एक्सरसाइज है। अब मुझे लगता है मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अगर मैं मन लगा के पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ सच बताऊँ तो बहुत जल्दी खींचेगी। वो तो भले मैं थोड़ी एक्स्ट्रा थ्योरी बताने लगता हूँ, अगर मैं खाली एनसीईआरटी पे फोकस करके पढ़ाऊँ तो बहुत जल्दी खींच खांच के बराबर कर दूँ। खाली क्वेश्चन बताने पे फोकस कर लिया जाए ना तो इसको ख़त्म करने में मुझे टाइम ना लगे। हाँ ये क्या क्वेश्चनों में यार, इसीलिए पता मैं एनसीईआरटी चलाता नहीं हूँ। एनसीईआरटी न चलाने का कारण है मेरे पास, ऐसा नहीं मुझे आती नहीं है, कारण यही है कि ख़त्म बहुत जल्दी हो जाती है मुझसे। हाँ एक एक क्वेश्चन बताऊंगा ना तो भी खत्म और प्यार से बताऊंगा, देखना कितने प्यार से बताता हूँ। अगला मुझे यहाँ पे करना होगा कि 1.3 को चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 1.3 की ओर चलते हैं। और एक्सरसाइज 1.3 क्या कह रहा है, इसमें हमें जैसे मान लो √3 या √2 या √5 यानी किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट यानी ऐसे लेते हैं तो कंप्लीटली तो वो होता नहीं है, वो तो सबको पता है, तो वो किस में चला जाता है, इरेशनल नंबर में चला जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये होता है इसमें कि √3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करना है, या √5 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करना है, या √11 कोई भी प्राइम नंबर का अगर हम ठीक है इरेशनल नंबर प्रूव कर रहे हैं, मतलब रूट करके स्क्वायर रूट करके इरेशनल नंबर प्रूव कर रहे हैं, तो उसका प्रोसीजर करने का एक ही होता है, यानी सेम मैनर से सारे प्रूफ होते हैं। शर्त ये है कि वो कैसा होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। प्राइम नहीं होता है तो केस बन सकते हैं वहाँ पे कि कैसे कैसे हो, लेकिन अगर प्राइम है तो एक ही मेथड से फॉलो होगा जैसा कि मैं बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए हम किसी एक को प्रूव करके बताते हैं, मान लो √3 को बताते हैं कि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। √3 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि मैं √3 इज एन इरेशनल नंबर को कॉन्ट्राडिक्शन से, देखो ये थ्योरम है और थ्योरम जब भी हम प्रूव करने की बात करेंगे तो आप कॉन्ट्राडिक्शन एग्जाम्पल उठाएंगे। क्या उठाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। ये कह रहा है √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो आप कह दो कि भैया नहीं √3 इज एन रेशनल नंबर, लेकिन आपको जो कहना है कि उसको प्रूव भी करना पड़ेगा। अगर आपने रेशनल नंबर कहा तो आपको रेशनल नंबर फिर क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट प्रूफ कुछ माना नहीं जाता मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो मैं इनके कॉन्ट्रडिक्शन बोल रहा हूं। मैंने कहा कि हमने कहा कि √3 इज नॉट इरेशनल नंबर। अगर मैं इसको नॉट रेशनल नंबर बोल रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ बेटा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ √3 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब कोई भी रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है, p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो √3 इज इक्वल टू p/q का फॉर्म होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p और q बोथ आर इंटीजर होना चाहिए। और साथ साथ हमने बोला था कि HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू क्या है, 1। तो हमने माना कि जो मेरा ये √3 आता है वो इस फॉर्म में है, ठीक है। अगर मान लो इसके फॉर्म में नहीं है तो सिंप्लीफाई करके फॉर्म बना सकते हो, मैंने आपको बताया था हर एक रेशनल नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत। तो हमने इसको रिड्यूस करके इसी फॉर्म में मान लो बना रखा। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि p और q की वैल्यू निकालें और चेक करें कि हाँ इनका HCF 1 आता है या नहीं। अगर p और q की वैल्यू निकालने के बाद HCF 1 आ जाएगा तो मेरा स्टेटमेंट जो मैंने बोला इज नॉट रेशनल नंबर, सॉरी इज नॉट इरेशनल नंबर, तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये प्रूफ ना कर पाए कि p और q की वैल्यू निकालें और p और q की वैल्यू निकालने के बाद उनका HCF करें, और अगर 1 ना आया, 1 के अलावा कुछ भी आ जाए 2 3 4 समथिंग कुछ भी है ना, तो समझ जाना कि जो हमने माना वो क्या है, गलत है, और ये क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं। हमें हमारा मकसद क्या है, p और q की वैल्यू निकालना। देखते हैं कैसे निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा भाई, 3 इज इक्वल टू p² अपॉन q²। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, p² इज इक्वल टू 3q²।
8 हो जाएगा। चलो इसको इक्वेशन में फर्स्ट नाम दे दो। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि पी स्क्वायर जो मेरा है वो 3 एंड क्यू स्क्वायर से डिवाइड हो सकता है। एक तो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, एक क्यू स्क्वायर से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 से जो पी स्क्वायर है वो हमारा 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है। पी क्या है यहाँ पर, प्राइम नंबर। पी क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। वैसे हमने इंटीजर बोला, हाँ तो अच्छा, फॉर एग्जाम्पल फोर अपन 15 रेशनल नंबर है, पी अपन क्यू के फॉर्म में है, क्यू डजंट इक्वल टू 0 है, एंड बोलो एचसीएफ 1 भी है, तो 4 इज नॉट प्राइम नंबर एंड 15 इज नॉट प्राइम नंबर। अब बताओ तो एज अ पॉजिटिव इंटीजर। भाई साहब थोड़ा ध्यान से पढ़ो, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, ना कि ये नंबर। भी मेरा यार कोई भी इंटीजर हो सकता है यहाँ पे ना, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है भाई, स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब ये पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ जैसे कि 4/15 की बात मैंने कर ली, ये इंटीजर थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ ये जो नंबर होना चाहिए ये एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ये बात हम कह सकते हैं। समझ नहीं आई, ये जो नंबर है ये क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, ये प्राइम नंबर है। इसलिए मैं इसको कह सकता हूं कि 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन वी कैन से कि 3 डिवाइड्स पी। अगर ये 3 मेरा प्राइम नंबर है और ये किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो प्राइम नंबर है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका वो स्क्वायर है। समझ में नहीं आ रही, ये थ्योरम कहता है। तो इसका मतलब हुआ 3 डिवाइड्स अगर पी स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिवाइड किसको करेगा, पी को भी करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं क्लियर है, क्लियर, ठीक है बेटा। तो अगर ये बात हमारे सामने आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 से डिवाइड अगर प्राइम नंबर हमारा हो रहा है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो P इज इक्वल टू ये हो सकता है हमारा किस फॉर्म में, 3m के फॉर्म में, और जो मेरा m होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा, है कि नहीं है, बोलो है। तो m मेरा इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर हो, 3 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, करके देख लेना आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है, अब मैं p की वैल्यू अपना उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखूंगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा p की वैल्यू 3m तो होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 3 3 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ठीक है। 3 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा आपका q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। जो मेरा 3 है, ठीक है, और जो मेरा m स्क्वायर है, दोनों ही दोनों q स्क्वायर को क्या करेंगे, डिवाइड्स करेंगे। इसका मतलब q स्क्वायर जो है वो हमारा 3 से डिवाइड है। अब डिवाइड्स का मतलब समझ पा रहे होगे, तो 3 जो है हमारा, चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 3 जो हमारा है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब बिकॉज 3 इज द प्राइम नंबर और किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मेरा जो है वो किसको डिवाइड करेगा, q को डिवाइड करेगा। अच्छा एक बात बोलो, मैं यहाँ पे मैंने ये लिखा था और मैंने इंटीजर बोला था, अभी मैं यहाँ पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा हूँ, क्या मेरा पॉजिटिव इंटीजर बोलना सही होगा या गलत होगा, होल्ड ऑन। यहाँ पे क्या बोला मैंने, p एंड q बोथ आर इंटीजर, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला p q बोथ आर इंटीजर, p अपन q के फॉर्म में लिखा, q डजंट इक्वल टू 0 लिखा, p एंड q बोथ आर इंटीजर। मैं p और q को क्लेम कर चुका हूँ कि इंटीजर है। अब मैं यहाँ पे भी मैंने बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमारी जो थ्योरम होती है पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, ऐसा हमारी थ्योरम कहती है। तो मैंने अभी यहाँ पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया, तो क्या मेरा पॉजिटिव इंटीजर बोलना सही रहेगा या गलत रहेगा, अगर सही रहेगा तो किस फैक्ट से सही रहेगा, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो इंटीजर तो निगेटिव है ना, वो तो इंटीजर p तो मेरा इंटीजर फिर निगेटिव माना जाएगा ना।
अरे तो किसी इंटीजर के स्क्वायर तो अलग हो गया, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर अलग हो गया। नहीं समझे मेरी बात? हाँ, बेटा बोलो। अरे भाई साहब, स्क्वायर रूट नंबर के इक्वल है ना ये, और स्क्वायर रूट नंबर बी ऑलवेज पॉजिटिव, बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर इस फॉर्म में अगर ये लिखा गया तो पूरा नंबर पॉजिटिव ही है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? क्योंकि स्क्वायर रूट बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इंटीजर को मैं इंटीजर बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर क्या है? एक इंटीजर का पार्टी तो है, तो मैं उसको इंटीजर बोल सकता हूँ। ये एकदम फैक्चुअल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लॉजिक क्लियर हो रहा है ना? इसका मतलब मैं इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलूँ यहाँ पे या इंटीजर बोलूँ, सेंस हमारा वही चल रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि रूट 3 बी ऑलवेज पॉजिटिव, कभी ये निगेटिव नहीं हो सकता। क्योंकि स्क्वायर रूट 3 का करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। और मैं उसको इक्वल लिख रहा हूँ पी अपान क्यू के, इसका पी अपान क्यू भी मेरा क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है भाई साहब। तो पी भी मेरा पॉजिटिव और क्यू भी मेरा पॉजिटिव। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर मेरा पॉजिटिव है तो इसका मतलब मैं चाहे पॉजिटिव इंटीजर बोलूँ यहाँ पर, और चाहे मैं सिंपली इंटीजर बोलूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप इसमें भी कंफ्यूजन बनाओ? तो इंटीजर बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत? अब तो समझ में आ रहा है ना? तो ये थ्योरम भी अप्लाई हो रही है साथ ही साथ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना? ये सेंस भी लग रहा है यहाँ पे। लॉजिक क्लियर है ना सभी को? तो 3 डिवाइड्स किसको? क्यू स्क्वायर को। तो इसका मतलब 3 डिवाइड किसको करेगा? क्यू को भी करेगा। क्यों? क्योंकि 3 मेरा क्या है? एक प्राइम नंबर। अगर ये प्राइम नंबर ना होता तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर ये प्राइम नंबर है तो हम ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 डिवाइड्स आल्सो क्यू। अगर एक क्यू को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ इस बार? 3n लिख सकता हूँ, और n मेरा क्या हो जाएगा? एक इंटीजर। अब यहाँ पे मुझे क्लेम करने की जरूरत नहीं है कि n मेरा पॉजिटिव इंटीजर, बिकॉज क्यू तो मेरा पॉजिटिव है, उसके इक्वल में मैं लिख रहा हूँ, जाहिर वो मेरा क्या नंबर रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंटीजर बोलने का मतलब ही है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? तो यहाँ कोई इंटीजर नहीं, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोलेगा, यहाँ पे बोलेंगे सभी हम लोग क्या? इंटीजर। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर भी है क्या है? इंटीजर। सिंपल। अब यहाँ सब कुछ लॉजिकल चल रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब हमें p की वैल्यू भी निकल गई है, हमारे पास q की वैल्यू भी निकल आई। p इक्वल टू निकला था 3m एंड q इक्वल टू निकला 3n, ठीक है? अब मैंने 2 नंबर अपने फाइंड आउट कर लिए। अब मुझे करना है इनका HCF, ठीक है? HCF करना है। तो अगर मैं इन दोनों को कर लेता हूँ बेटा HCF, तो HCF ऑफ p एंड q, तो मेरे पास कितना नंबर मिल रहा है बेटा? एटलीस्ट कम से कम 3 तो मिलेगा ही। एटलीस्ट कम से कम दोनों में 3 तो मिल ही रहा है, ठीक है? 3 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, 3 के मल्टीपल में वो भी है, 3 के मल्टीपल में ये भी है, तो 3 से ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन कम से कम 3 तो पक्का मिलेगा, ठीक है? अगर 3 मिल रहा है और हमने बोला था HCF मेरा कितना आना चाहिए बेटा? 1 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है ना? जो कि नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने एजम्पशंस लिया है, जो हमने फैक्ट माना था, वो क्या है? रॉन्ग। यानी कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यहाँ पर। तो क्या बोलेंगे? गिवन रूट 3, यानी कि यहाँ से हो जाएगा रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। बोलो कहाँ समझ में नहीं आया? आ गया? आ गया बेटा? कर सकते हो सब लोग? पक्का? ठीक है। तो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर करिए, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर करिए। देखो इसमें बस इतना करना था, जहाँ 3 है वहाँ पे बस 5 कर दो और आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है? हमने बोला था जितने प्राइम नंबर हैं सभी के लिए सेम प्रूविंग होने वाली है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। हाँ, कंपोजिट नंबर है तो तुम्हें हर एक स्टेप में एक बार सोचना पड़ेगा बेटा। ऐसा नहीं कि आप हर एक स्टेप को सेम तरीके से करेंगे। बात समझ में नहीं आ रही है? फिर यहाँ पे जब थ्योरम जो अप्लाई हो रही है ना, यहाँ पे आपको फिर सेंस लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जो मन में आ रहा है लगाए दे रहे हो। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है? तो मैंने पूरा चेंज ही कर दिया और मैंने इसको लिख दिया 5 के फॉर्म में, और ये आपका 5 आएगा। कर दिया? कोई दिक्कत किसी को? है ना? ये लो 5 की प्रूविंग होगी तुम्हारे सामने। समझ में आ गया नहीं आ गया? कर लोगे बेटा, नहीं कर लोगे?
कर लोगे सभी लोग? ठीक है। तो अब अपने पास आता है कि इस तरह √5 जैसे किया, √3 किया, √2 किया, इस तरह √2 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है, √13 हो सकता है, √17 हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, कर लेना। मैंने एक दिन दिया था √6, है ना, इस बच्चे ने सही किया था बस √6। अब 6 को तुम थोड़ा सा करोगे इसी तरह से, करोगे इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर जहाँ अभी तुम भाई 3 इज अ प्राइम नंबर तो 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स आल्सो p, लेकिन वहाँ तुम 6 को नहीं ले सकते हो ऐसे, 6 को फॉलो नहीं कर पाओगे, क्यों? 6 इज नॉट प्राइम नंबर। अब अगर 6 मेरा प्राइम नंबर नहीं है तो फिर दिक्कत, समझ पा रहे हो? तो वहाँ तुम्हें प्राइम नंबर ही रखना है, चाहे जो रखो तुम्हें वहाँ प्राइम नंबर ही रखना है, तुम्हें ये सेंस लगाना पड़ेगा वहाँ पे। अब ये चीज़ तुम सोच के आना और फिर आके मुझसे डिस्कस करना, फिर हम तुम्हें समझाएंगे कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आज जाके फिर से ट्राई करो √6 को कैसे हम प्रूव करें, है ना? ठीक है, बाकी आप लोग इसी तरह करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं अपने आप में और एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज का 2nd नंबर क्वेश्चन लेते हैं, और वो कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। अब चला इसके बारे में सोचो बेटा, क्या होगा? 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। हमने पहले बोला कि कोई भी इरेशनल नंबर दिया जाए आप पहले मान के बैठ जाओ कि ये क्या है, इरेशनल नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा? रेशनल होगा। बात समझ में नहीं आ रही है? अगर रेशनल होगा तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम ये दिखा दें कि p/q के फॉर्म में ना लिखा जा पा रहा है तो फिर हो गया फिर से आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो यहां से बन जाएगा बेटा कि 3 + 2√5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रेशनल नहीं तो क्या हो गया बेटा? रेशनल। तो इसका मतलब 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, ये हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि 2√5 = p/q - 3 हो सकता है। ठीक है, अपॉन 1 तो क्या हो जाएगा बेटा? p - 3q/q। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो यहाँ से हो गया 2√5 = p - 3q/q, और ये इंटू में 2 है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब ये भी एक इंटीजर है, बात समझो, और ये भी क्या है? एक इंटीजर, और ये 0 भी नहीं है क्योंकि हमने पहले बता दिया q डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 2q भी डज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या इस फॉर्म में पूरा लिखा जा रहा है p/q के फॉर्म में? इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हुआ? पूरी तरीके से रेशनल हुआ। तो इसका राइट साइड तो बेटा रेशनल है। ठीक है, और ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, अभी प्रूव किए हैं कि √5 क्या होता है? इज एन इरेशनल, और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इरेशनल है। राइट साइड रेशनल, लेफ्ट साइड इरेशनल। रेशनल इज नॉट इक्वल टू द, हम लोग पहले से जानते हैं कि कभी भी रेशनल नंबर को इरेशनल नहीं लिख सकते हैं और इरेशनल को रेशनल नहीं लिख सकते हैं। ये दोनों पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जहां रेशनल बैठेगा वहां इरेशनल नहीं आ सकता, जहां इरेशनल आएगा वहां रेशनल नहीं आ सकता। हमेशा ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन चलते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट रहते हैं। तो अगर ऐसा है और यहाँ पे बोल रहा है इक्वल हैं दोनों, तो बताइए रॉन्ग है या राइट है? रॉन्ग। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू क्या हुआ कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या लिखेंगे? 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। हो गया प्रूफ। नहीं समझे क्या बात? आगे ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी टाइप से एक क्वेश्चन और हमारे पास आया, इसको देखते हैं।
1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। बताइए। कैसे करोगे? उस तरह से, हाँ उसी तरह से कर लो, या फिर इसमें एक तरीका बता रहा हूँ बढ़िया। जैसे 1/√2 है तो ऐसा करो, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, पहला काम। तुम्हें इन्वर्स करना पड़ेगा, पी के बारे में डिसाइड कर नहीं सकते हो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है या 0 है ना। वैसे डज नॉट इक्वल टू 0 ही होगा, लेकिन उसमें दिक्कत होगी आपको क्लेम करने में, ठीक है। लेकिन अब अगर ऐसे कर लिया तो क्लेम करने में कोई दिक्कत नहीं मुझे। 1/√2 किया तो 2√2 ऐसे लिख लिया, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, भाई 1/√2 था तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं √2/2। अब मेरे लिए आसान हो गया प्रूफ करना, ठीक है। अब मैं बोलूँगा इज नॉट इरेशनल नंबर, और सीधे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखूंगा, और ये आ जाएगा सीधे √2 = 2p/q, और सीधे अप्लाई कर दूंगा कि इरेशनल हुआ, और ये अप्लाई कर दूंगा क्या हुआ, इरेशनल। इरेशनल कभी इरेशनल के इक्वल नहीं होता, सीधे अप्लाई करके बात को क्लियर करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो इससे बात निकल आएगा कि भैया हमारा जो लिया था वो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, मतलब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू हुआ, सीधे बोल देंगे 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है? क्लियर भाई? ठीक है। अगले क्वेश्चन में आया, अच्छा 7√5 तो ऐसे ही करेंगे, 7√5 में कोई दिक्कत नहीं है, 6 + √2 में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ईजी है ना। तो 1.3 भी कंप्लीट है ना। एक ही वीडियो रखूंगा रियल नंबर की एडिट करके, कंप्लीट है ही नहीं कुछ इसमें यार, मतलब है? अरे वीडियो शॉर्ट कर दूंगा काट पीट के, जो फर्जी बातें हैं सब काट पीट के शॉर्ट करूंगा, मुश्किल के 1 घंटा में पूरी रियल नंबर खत्म, सिंगल शॉट में काम खत्म रियल नंबर से हाँ दम ही क्या है, ट्रायंगल के चैप्टर में भले थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, मुझे नहीं लगता कि रियल नंबर जैसे चैप्टर में टाइम लगना चाहिए है। 1 घंटे की वीडियो देखो, पूरा चैप्टर क्लियर, और ये भी नहीं थ्योरी भी, मतलब मोस्टली जो तुम्हारे सिलेबस का वो तो बता ही रखा मैंने थ्योरी। अब ज़्यादा इरेशनल में चर्चा नहीं किया क्योंकि क्लास 9 का हो जाता है, वो जो चर्चा किया करते थे ना, डिस्कस किया करते तो सब क्लास 9 का था कि 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे क्या वो होगा, ये सारी चीज़ें क्लास 9 के अंतर्गत रहती। और बिकॉज आरडी पढ़ रहे थे तो आरडी जानते हो वो सब कुछ मार्जिन करके चलता है आरडी की खासियत ये होती है कि आप पिछली कक्षा में जो पढ़े वो भी आप रिवीजन कर लें, आप जो इस कक्षा में पढ़ोगे वो तो आप चलना ही चलना है, इसलिए उसमें टाइम लगता ज़्यादा है, उसमें थ्योरी भी ज़्यादा रहती है, इसमें चल रहा है खाली। अभी देखो हम खींचे दे रहे हैं, 1.4 भी खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, बस पढ़ा दें आज ही 1.4 भी, है ना, कम क्लियर करते हैं, खत्म ही करते हैं। आ जाओ 1.4, और हमने अपने थ्योरी के में ये बात तो बोल ही दिया है कि जिसका डिनोमिनेटर 2m × 5n के फॉर्म में होता है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। और टर्मिनेटिंग अदरवाइज क्या हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। बस इतना ही चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बस इतना ही चेक करना है, कोई भी फैक्ट। अच्छा एक चीज़ और है, खाली सीधे नहीं कि आप डिनोमिनेटर में पहुंचे और फैक्टराइज करने लगे और देखा यार ये तो 3 भी आ रहा है बीच में, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कभी बच्चे इसको गलत कर देते हैं। जैसे मान लो 15 हमने 6 दे दिया, अब डिनोमिनेटर में क्या है ना 15/6 मतलब 2 × 3 किया हमने, अब उनको लगा यार ये तो 2m × 5n के फॉर्म में है नहीं ठीक है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है। बताओ ये बात सही है गलत? गलत है भाई साहब, अभी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, अभी ये 3 यहां से रिमूव हो सकता है, कहने मतलब अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लो, तब आप डिनोमिनेटर में चेक करो कि 2m × 5n के फॉर्म में है या नहीं। लॉजिक क्लियर हो रहे हैं? और हाँ अगर सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा है और फिर भी डिनोमिनेटर में 2m × 5n नहीं मिल पा रहा है, तब हम कहेंगे कि हाँ गिवन जो भी नंबर होगा, जो भी रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, इज नॉट टर्मिनेटिंग या इज नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। जैसे यहाँ पे देखो 3 × 5 = 15, तो इसका मतलब क्या हो 5/2
अब देखो डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में है, बिकॉज वाई, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 5 पावर 0 लिख सकता हूँ, और 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में जैसे मिल गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। डिवाइड करके देख लो, आंसर आपको मिल जाएगा। सबको समझ में नहीं आया, आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बोलता है विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग, विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग आपको क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, जो पावर है दोनों की इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए आपको करना क्या होगा कि जो कम वाली पावर है उसी में आपको करना होगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कितने पावर कम है इसमें, 1, तो आप क्या करेंगे 5 पावर 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो आपका बन जाएगा ऊपर 5 5 जा 25 और नीचे बन जाएगा आपको कितना 5 2 जा 10। भाई इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना अपने को, तो 5 2 जा 10 हो गया। अब 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 पॉइंट आ गया, आपका आंसर हो गया 2.5। हमने एक्चुअल डिवाइड किया ही नहीं, फिर भी हमारा आंसर आया 2.5 एग्जैक्ट आया। अगर 2 से डिवाइड करते 5 में तो आपका आंसर क्या आता, 2.5 ही आता। क्लियर हुआ नहीं, ठीक। तो ये है बेटा कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे हैं क्वेश्चन, जैसे कि पहले नंबर के क्वेश्चन। पहले नंबर का पहला बोलो बेटा, 13 अपॉन बोलो 3125। अगर मैं 3125 को पावर में कन्वर्ट करना चाहूँ, मतलब प्राइम फैक्टर के पावर में, तो बताओ क्या होगा, 5 की पावर 5, सही है ना, सही है ना, सही ही होगा करना कौन चाहता है, सही है सर, 5 पावर 5। तो ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बस बताना है, कुछ करना नहीं है, खाली बताना है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। क्यों है टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में डिनोमिनेटर आपका है, इसलिए टर्मिनेटिंग है। बोलो क्लियर है ना, ठीक है। चलो सेकंड नंबर की बात करो, इसमें 17/8 8 भाई साहब 17/2 की पावर 3 है या नहीं है, कौन सा नंबर बता दीजिए, बताओ। सेवन नंबर देख लो भाई, 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 पावर कितना है 7 इंटू 7 पावर। यार कॉमन सेंस लगाओ, क्या 7 से सिंप्लीफाई हो पाएगा क्या ये, सिंपल 2 और 5 के अलावा कौन आ रहा है, 7 भी आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। ओनली 2 एंड 5 मिलना चाहिए फैक्टर में, और कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो ये क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो टो के बता देते तुम ऐसे क्वेश्चन को तुम ऐसे से टोया करो, 3 मिल गए, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, काम खत्म, ठीक है ना। और बताइए कौन सा बता दें हम, अब लग जाएंगे। 6/15 देखो मिल गया है क्वेश्चन ना, 6/15। इसमें क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करो जरा, 2/5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। मतलब सीधी बात है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। तो ऐसे क्वेश्चन भी हैं, अवेलेबल है मार्केट में ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे। अब ये लेकिन अगर सीधे कोई 15 को कर लेता 5 इंटू 3 और सीधे बोल देता नॉन टर्मिनेटिंग, तो बताओ आंसर सही होता है गलत, गलत, ठीक। आगे पढ़ो सेकंड नंबर। अरे यार ये जितने क्वेश्चन आपने किए हैं, अब इनका डेसिमल एक्सपेंशन भी करना है तो पहले ही कर लेते, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कर लोगे। इसमें डेसिमल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 2 पावर 5 का मतलब कितना होता है बेटा, तो 13 इंटू 32 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 की पावर कितना 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, और इधर हो जाएगा 10 की पावर 5, तो 5 जगह पॉइंट लगाना है बेटा, तो 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर।
बोलो समझ में आ गई? आ गई। जरा इसमें बताओ 5 पावर 3 से 5 पावर 3 से कर देंगे कितना हो जाएगा? तो इसको मैं देखो 125 यानी 17 इंटू 125 अपॉन 5 टू द 10 की होल पावर कितनी? 3। अब इसका जरा करके बताओ बेटा मुझे, मल्टीप्लाई कर लो। हाँ 2125 अपॉन 10 की पावर 3, 30 कैंसिल, 1 2 3 डिजिट और पॉइंट आपका आ गया, यानी आपका आंसर है 2.125। अब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको क्या करोगे? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। थर्ड नंबर, बोला द फॉलोइंग रियल नंबर हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज अ गिवन बिलो, इन ईच डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, व्हाट वी यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q? समझ पा रहे हो? अरे कॉमन सेंस वाली बात है यार। पहले डिसाइड करो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो क्यों के बारे में डिसाइड नहीं कर पाओगे कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म, सीधी सी बात। अब जैसे पहले वाला देखो, पहले वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 43.123456789। अच्छा पूरा गिनती लिख डाला। अरे यार एक एग्जैक्ट पॉइंट तक जाके रुक गया, क्या है ये? टर्मिनेट। अगर टर्मिनेट है तो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में जाएगा? 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में। बस हो गया आंसर, क्लियर है? अगला पढ़ो 0.12 0.01200p1। ये बताया था मैंने पहले ही कि ऐसे अगर कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है डेसिमल फिर भी बढ़ता चला जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बताओ रेशनल है इरेशनल? इरेशनल नंबर, ये भी क्लियर हो गया। इरेशनल है तो डिनोमिनेटर की बात ही नहीं करेंगे अपन, ठीक है। अगला देखो रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि बार लगा हुआ है। अगर डेसिमल में क्या लग जाए? बार, तो हमने क्या बोला था? रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये भी बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। अब बताओ कोई डाउट? खत्म? तो रियल नंबर का क्लियर है ना?